हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फिटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI गर्रा बालाघाट। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 29 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जिसमें सारा MCQ हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते 30 क्वेश्चन से। 30 क्वेश्चन है, स्टील का घनत्व होता है। स्टील का घनत्व होता है, ए ऑप्शन है 7.55 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 7.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 7.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, स्टील का जो घनत्व होगा वो हो जाएगा 7.85। कितना होगा? 7.85 ग्राम घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन बार का प्रयोग करते हुए कोणों की माप के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और खाली स्थान के बीच अनुपात के अनुसार कोण बनता है। तो यहाँ साइन बार जैसे ही दिया हुआ है, तो साइन बार से अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो साइन बार को लेकर कि साइन बार का साइज क्या होता है, साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है, साइन बार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन साइन बार से आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है साइन बार की ऊंचाई, बी स्लिप गेजों की ऊंचाई, सी साइन बार की लंबाई, डी साइन बार की चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, साइन बार की ऊंचाई, स्लिप गेजों की संख्या जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा, आंसर हो जाएगा, आंसर होगा साइन बार की लंबाई। अब ये साइन बार की लंबाई कैसे होगा? साइन बार की लंबाई का जो है वो एक सूत्र होता है, फॉर्मूला, स्लिप गेजों की ऊंचाई, स्लिप हाइट ऑफ स्लिप गेज, गेज को जी से डोनेट कर रहे हैं हम, और अपॉन में साइज ऑफ साइन बार, साइज ऑफ साइन बार। ये साइन बार की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 32। एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग, एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार की एनविल के साथ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स की निम्नलिखित में से कौन सी माप लेने के लिए किया जाता है? जो वी माइक्रोमीटर जो होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने अब तक जो माइक्रोमीटर देखा था, तो उसका जो स्पिंडल होता है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल बना होता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल बना होता है। मगर जो माइक्रोमीटर होता है उसका वी आकार वाला जो स्पिंडल होता है कुछ इस तरह से होता है, और इसका जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 55 डिग्री या 60 डिग्री का, 55 डिग्री या 60 डिग्री का बना होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, जिसका स्पिंडल वी आकार का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी माप लेने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी माप लेने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में ए है फ्लैंक कोण, बी इफेक्टिव डायमीटर, सी मेजर डायमीटर, डी स्क्रू थ्रेड की गहराई। तो यहाँ पर जब हम किसी थ्रेड का जो डायामीटर, इसका जो डायामीटर होगा, ये पूरा का पूरा जो डायामीटर है, तो इस तरह से जो माइक्रोमीटर होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, उसके द्वारा हम किसी भी थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर की माप लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम जो है वो
ठंडा करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ए ब्राइन घोल, बी कंप्रेस्ड एयर, सी तेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जा रहा है क्योंकि हम लेते हैं ब्राइन घोल को। ब्राइन घोल जो होता है तेजी से ठंडा करता है, आंसर होगा ब्राइन घोल। और कंप्रेस्ड एयर और तेल जो होता है वो थोड़ा लेट ठंडा करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, तो यहाँ पर आंसर होगा ब्राइन घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ टूल पर रेक एंगल किस लिए दिया जाता है? लेथ टूल पर जो रेक एंगल होता है वो क्यों दिया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेक एंगल के बारे में। अब यहाँ पर जो लेथ टूल के जो मेन एंगल होते हैं, मेन एंगल क्या होता है आपका? पहला तो हो जाता है कटिंग एंगल, कटिंग एंगल। सेकंड होता है रेक एंगल, सेकंड जो है रेक एंगल, इनके भी प्रकार होते हैं। और तीसरा जो एंगल बनता है वो होता है क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। ये लेथ टूल के एंगल के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए, ऑप्शन बी है अच्छी सरफेस फिनिश लाने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, लंबे चिप्स को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मार्किंग के नीचे, यूनिवर्सल मार्किंग, यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि यूनिवर्सल मार्किंग के नीचे, अब यहाँ यूनिवर्सल मार्किंग है क्या चीज़? तो यूनिवर्सल मार्किंग जो होता है एक्चुअल यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात हो रही है। यहाँ पर यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात हो रही है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और जिससे कि आंसर आपका कुछ गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पर यूनिवर्सल और सरफेस इन दोनों चीज़ों को आप पॉइंटेड करिए, जिसमें कि आपका आंसर होगा वी, जो कि एस जो होता है बिल्कुल भी नहीं होगा। बी जो ऑप्शन दिया है जिसमें ए दिया हुआ है वह भी नहीं होता, सी ऑप्शन में वह भी नहीं होता, और डी ऑप्शन जो दिया होता है इसका जो बेस होता है कुछ इस तरह से बना होता है। यहाँ पर जो बेस होगा, यहाँ पर एक स्पिंडल लगा होता है, तो यहाँ पर बेस की जो बात हो रही है वो कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस की आकृति के बारे में पूछ रहा है। जो शेप कटा होता है वो किस आकार का होता है? वी आकार का। यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये वी आकार का यहाँ पर जो कटा होता है ग्रूव, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को कार्य करते समय पक्का रखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि साधारण सा भी है, मगर इसको समझने के लिए स्क्राइबर क्या काम करता है? स्क्राइबर जो टूल होता है किसी भी जॉब की मार्किंग करने के लिए, ये इस तरह से आप सीधी सीधी लाइन खींचने के लिए आप स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये जो खींची हुई लाइन होती है उनको पक्का करने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होता है ये होता है पंच। तो आप पंच के द्वारा लाइनों को पक्का कर सकते हैं, जो कि एक गाइडलाइन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच के नीचे, यहाँ पर फिर पंच से एक क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है कि सेंटर पंच के नीचे पॉइंट का कोण कितने डिग्री का होता है। ये सेंटर पंच का जो पॉइंट है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका हमको एंगल बताना है। तो सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होगा? 90 डिग्री का, सेंटर पंच का 90 डिग्री। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो यहाँ पर तीन पंच के जो एंगल्स होते हैं, पॉइंट एंगल,
जैसे प्रिक पंच, प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री, और सेंटर पंच जो होता है, सेंटर पंच, उसका जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कहीं किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? जब किसी जॉब पर, यहाँ जॉब की बात हो रही है, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब आपका जॉब कंप्लीट हो जाता है, आप फिनिश करके आपके टीओ के पास में आपको पैड करना होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने जॉब की पहचान बनाने के लिए आप क्या करते हैं, या तो आप नंबर पंच का इस्तेमाल करते हैं या लेटर पंच का। मगर यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जब किसी जॉब पर नंबर डालना हो, यहाँ नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर पंच, जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? नंबर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ एज फाइल, सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। सेफ एज फाइल, सबसे पहले तो प्रश्न में देख लीजिए कि सेफ एज फाइल होता क्या है। सेफ एज फाइल क्यों बोला जाता है? हमारे पास में एक फाइल है, ये इस तरह से एक फाइल मैंने स्केच किया, ये इस तरह से। तो सेफ एज क्या होता है, इसके जो फेस होता है इसमें तो दांते बने होते हैं, मगर इसके एक साइड में दांते नहीं बने होते हैं और एक साइड में दांते बने होते हैं, इसीलिए एक साइड से ये बिना दांतों वाली होती, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेफ एज फाइल। और सेफ एज फाइल का दूसरा नाम क्या होता है, हैंड फाइल। तो हैंड फाइल का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो ए है ऑप्शन यहाँ पर अच्छी फिनिश लाने के लिए। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है केवल फ्लैट सरफेसों की फिनिशिंग के लिए। ऑप्शन डी जो दिया है धातु को शीघ्रता से काटने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। ये कैसे होता है, जब आपका जॉब जो होता है वो आप स्क्वायर पीस में बनाते हैं, जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं वो जॉब जो होता है स्क्वायर पीस में बना होता है। तो संलग्न भुजा की जो बात हो रही, तो संलग्न भुजा कैसी हुई, जहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर इस भुजा को ए मान लेते हैं हम और इस भुजा को बी माना जाता है। तो ये इस प्रकार की जो भुजा होती है इसको हम संलग्न भुजा कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की भुजाओं को बनाने के लिए हम हैंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब हैंड फाइल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसके एक साइड में दांते नहीं कटे होते हैं। जिस साइड में दांते नहीं कटे होंगे तो आप इस सरफेस पर, जिससे कि कोई निशान नहीं आएगा, तो आप इस तरह की जो जॉब होते हैं उनको आप फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग। पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन के साथ में हमको जोड़ करके बताना है कि हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग की आवश्यकता है या नहीं है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी की आवश्यकता है क्योंकि इससे ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम होता है। ऑप्शन सी, हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग से ब्लेड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, दांतों की सेटिंग से ब्लेड पर दांतों को उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर दांतों की सेटिंग की बात हो रही है, तो स्टूडेंट आपको दांतों की सेटिंग का पता होगा, जिसमें कि दांतों की जो सेटिंग होती है पिच के आधार पर की जाती है। जैसे कोर्स पिच, कोर्स को हम सी से शो कर सकते हैं, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। जो कोर्स पिच होती है वो 1.8 मिलीमीटर, मीडियम जो होगी वो 1.4 मिलीमीटर, ये सारी यूनिट जो है मिलीमीटर में है। और फाइन 1 mm, और वेरी फाइन जो होता है वो 0.8 mm। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग से। दांतों की पिच के बारे में पूछा जाता है अधिकांश। तो जो
कोर्स पिच वाली जो ब्लेड होती है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? कोर्स पिच वाली ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है ठोस पीतल को काटने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोस पीतल को काटने के लिए किस पिच की ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है? तो 1.8 mm। और जो पतले ट्यूब को काटने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि पतले ट्यूब को काटने के लिए ब्लेड का यथोचित पिच होना चाहिए, ब्लेड का यथोचित पिच होना चाहिए। तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर। चूंकि यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग दिया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, क्योंकि इससे ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? कार्बन स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। स्क्रू ड्राइवर आप सभी को पता है, जिसको हम हिंदी में पेचकस कहा जाता है ना, जो कि पेचकस को कसने या खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के बारे में पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर किसी पार्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। स्क्रू ड्राइवर के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ये इस तरह का एक हैंडल होता है, यहाँ से आपने इसका सैंक निकाल दिया और जिससे आप स्क्रू को टाइट या ढीला करते हैं वो होता है उसका टिप। तो 3 पार्ट होते हैं। हैंडल जो होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। दूसरा सैंक जो बना होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है, और टिप भी जो होती है वो भी कार्बन स्टील की, और कभी कभी हाई कार्बन स्टील। क्योंकि यहाँ पर हाई कार्बन स्टील नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कार्बन स्टील, जो कि उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल पर कितने टिथ प्रति इंच बने होते हैं? स्पिंडल, अब यहाँ पर स्पिंडल पूछा जा रहा है, तो स्पिंडल, कौन से स्पिंडल की बात हो रही? स्पिंडल पर कितने टिथ प्रति इंच बने होते हैं? स्पिंडल हमने बेंच वाइज का भी पढ़े हैं, लैथ मशीन का भी पढ़े हैं, मगर यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं, तो ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 10 प्रति इंच, 20 प्रति इंच, 30 प्रति इंच और 40 प्रति इंच। तो यहाँ पर जो स्पिंडल की बात हो रही है वो स्पिंडल होता है माइक्रोमीटर का। तो माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि 40 टीथ प्रति इंच बने होते हैं। माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है वो, उसमें चूड़ियाँ जो बनी होती है उसमें कितनी टीथ बने होते हैं? 40 टीथ प्रति इंच बने होते हैं। नेक्स्ट है, बैरल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बैरल की बात हो रही है, तो बैरल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह अंदर से खोखला होता है, इसके एक किनारे पर अंदर की ओर चूड़ी कटी होती है, इसके ऊपर डेटम लाइन के सहारे 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया होता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बैरल जो होता है, बैरल को हिंदी में कहा जाता है खोल, और इसका एक नाम होता है स्लीव। क्या होता है? स्लीव। स्लीव को हिंदी में कहा जाता है खोल। क्या कहा जाता है? खोल कहा जाता है, क्योंकि अंदर से पूरा खोखला होता है। ठीक है, अंदर से खोखला होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसके एक किनारे पर अंदर की ओर चूड़ी कटी होती है। सी ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर डेटम लाइन के सहारे 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है उपयुक्त सभी सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है।
नेक्स्ट है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की पिच कितने मिलीमीटर होती है? मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की जो पिच होगी वो कितने मिलीमीटर होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो चूड़ियों की पिच है, ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0.05, ऑप्शन सी 0.005 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.0005। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की बात हो रही है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में क्या होता है, एक चक्कर जो होता है वो 50 भागों में बटा होता है। तो जब आप स्पिंडल, माइक्रोमीटर का जब स्पिंडल को आप घुमाते हैं तो वो 1 मिनट में कितने चक्कर कर लेता है? 50 चक्कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी पिच होती है वो 0.5 मिलीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर पर चूड़ियों का पिच होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर, यहाँ पर प्रश्न सेम वही है मगर ऑप्शन कुछ चेंज कर दिया है। मीट्रिक माइक्रोमीटर पर चूड़ियों की पिच होती है, वही क्वेश्चन है मगर इसके ऑप्शन कुछ अलग दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा फिर से वही होगा 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इंग्लिश माइक्रोमीटर। इंग्लिश माइक्रोमीटर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश माइक्रोमीटर, जिसकी माप हमेशा इंच में ली जाती है। तो स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है, इंग्लिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है। ऑप्शन ए है 1/25 इंच, ऑप्शन बी 1/50 इंच, ऑप्शन सी होता है 1/40 इंच और ऑप्शन डी होता है 1/10 इंच। तो यहाँ पर जो आंसर है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखे थे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं स्पिंडल पर। तो इसका जो आंसर मिला था हमें, इसका आंसर हमने क्या लिखे थे? 40। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है इंग्लिश माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर इंच की बात हो रही है तो 40 टीथ प्रति इंच कटे होते हैं। तो यहाँ पर इंच की बात हो रही है तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, जो कि 1/40 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरल पर कितने से कितने तक की दूरी पर चिन्ह रहते हैं? बैरल, यहाँ फिर से स्लीव की बात हो रही है, तो कितने से कितने तक की दूरी पर चिन्ह रहते हैं? 1 से 5, 1 से 2, 0 से 10 और 1 से 100। तो ये बैरल पर जो निशान बने होते हैं वो निशान कैसे होते हैं? 0 से लेकर के 10 मिलीमीटर के बीच। जैसे स्टील रूल में जो ग्रेजुएशन बनी होती है, यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं, ये छोटी छोटी जो लाइन होती है, फिर यहाँ पर 5.5 का और फिर यहाँ पर 1, तो ऐसा टोटल 10 mm है ना, 1 सेंटीमीटर जो होता है। तो उसी प्रकार से बैरल पर भी 0 से 10 तक उसमें चिन्ह बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहां किस रेंज का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है पाइप फिटिंग से रिलेटेड है। जहां बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो, जो हैंडपंप टेक्नीशियन जो होते हैं उनके लिए ये टूल अधिकांश, और फिटर ट्रेड के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं जब आप पाइप फिटिंग का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है बॉक्स टाइप रेंच, ऑप्शन बी एंगल टाइप रेंच, ऑप्शन सी चैन रेंच और ऑप्शन डी है पाइप रेंच। तो यहाँ पर जब बड़े आकृति के पाइप पकड़ना हो तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? चैन रेंच, क्योंकि चैन क्या होती है? आकार में बड़ी होती है और यह 63 से लेकर के 150 मिलीमीटर तक के पाइपों को पकड़ सकती है। जो 63 mm से लेकर 150 मिलीमीटर व्यास में पाइप बने होते हैं उनको हम किस रेंच से पकड़ते हैं? चैन रेंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे?
जो माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था उनका आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर जिम पामर दिया है, आइंस्टीन दिया है, एडिसन दिया है, डॉक्टर भाभा दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा जिम पामर, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर, इसके आविष्कार कौन थे? तो इसके आविष्कार किया था पेरी वर्नियर ने, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, और आज के इस 50 क्वेश्चन से आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में निम्नलिखित में से किस प्रणालियों में उपलब्ध है? जो माइक्रोमीटर जो बनाए जाते हैं वो कौन से सिस्टम में बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिटिश प्रणाली, बी मीट्रिक प्रणाली, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर से हम जब माप लेते हैं, जैसे इंच की जो माप लेनी होती है, हमेशा इंच की जो माप लेनी होती है वो ब्रिटिश सिस्टम में ली जाती है, और छोटी माप जैसे कि मिलीमीटर की माप लेनी होती है तो वह मीट्रिक माइक्रोमीटर के द्वारा ली जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किस प्रणालियों में उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी मीट्रिक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अपने रिवीजन के लिए इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको काम आने वाला है।